हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 7 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में जानेंगे। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो खुशहाल गांव और समृद्ध शहर में तो टॉपिक्स बहुत है, बट मुझे जो मेन टॉपिक्स लगी है मैं उसी को बस नोट की हूँ। आप लोग चाहे तो बुक पढ़ के और भी नोट कर सकते, बट मुझे इतने ही इम्पोर्टेंट लगे क्योंकि जो कुछ भी इसमें था तो वो मैं कहीं पिछले अध्याय में पढ़ चुकी हूँ, तो इसलिए मैं उसे नोट्स नहीं की हूँ। और खुशहाल गांव और समृद्ध शहर बोलने का मतलब ही हो जाता है, जब भी कोई गांव या शहर समृद्ध होता है तो इसका मतलब होता है कि कृषि व्यवस्था अच्छी रही होगी, वहाँ अच्छे सब कुछ होंगे। तो इसलिए चलिए सबसे पहले हम लोग खुशहाल गांव और समृद्ध शहर में जानते हैं कि क्या परिवर्तन आए। तो सबसे पहले लोहे के औजार। ताम्र युग जो 3000 बीसी से 1200 बीसी तक नवपाषाण काल के तुरंत बाद का समय था। ताम्र युग की समाप्ति के साथ ही लोहे के औजारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। महापाषाणीय कब्रिस्तानों से कुछ लोहे के औजार भी मिले हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों का इस्तेमाल बढ़ गया था, तो इससे भी गांव सब में गांव सब समृद्ध हो रहा होगा। जैसे कि धान की कटाई में जो औजार लगते होंगे वो सब भी उपलब्ध होंगे। तो इसी तरह से बहुत तरह की बातें होंगी जिसमें लोहे का औजार का उपयोग किया जा रहा होगा। उसके बाद लोहे के औजारों से लाभ जानते हैं। लोहा पत्थर से हल्का लेकिन मजबूत होता था। लोहे को बड़ी आसानी से मनचाहे आकार में ढाला जा सकता था। पत्थर की तुलना में लोहे से बने हथियार अधिक हल्के और धारदार होते थे। हल में लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि लायक भूमि का आकार बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। खेतों को आसान बनाने के लिए लोहे के कई अन्य हथियार भी बनाए गए, जैसे कि हंसिया, कुल्हाड़ी। इससे पैदावार बढ़ाने में मदद मिली। तो फिर आगे देखते हम लोग कृषि पर सिंचाई का प्रभाव। अब राज्यों का आकार बड़ा होने लगा था। राजा को अब लोगों से अधिक कर वसूलने की ज़रूरत पड़ने लगी थी। कर का सबसे बड़ा भाग किसानों द्वारा दिया जाता था, इसलिए कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तरीका निकालना जरूरी था। इसलिए राजाओं ने नहरें, कुएं और तालाब आदि बनवाने की दिशा में काम किए। इससे किसानों को काफ़ी मदद मिली। इससे राजा के कर राजस्व में भी वृद्धि हुई। उसके बाद गाँव के समाज के बारे में जानते हैं। उस जमाने के गांव के सामाजिक ढांचे को समझने के लिए किताब में 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण एक दक्षिण भारतीय गांव का है तो दूसरा एक उत्तर भारतीय गांव का है। उत्तर भारत के गांव के लोगों को निम्न वर्गों में बांटा गया था। ग्राम भोजक, गांव का प्रधान मतलब मुखिया। गृहपति, छोटे भूस्वामी। दास कर्मका, भूमिहीन मजदूर। दक्षिण भारतीय गांव के लोगों को निम्न वर्गों में बांटा गया था। बेलल्ला, बड़े भूस्वामी। उनवाड़, साधारण किसान या हलवाहे। कडेसियार, भूमिहीन मजदूर। अधिमई, दास। उसके बाद आता है विनिमय प्रणाली। तो विनिमय के लिए अक्सर सिक्कों का प्रयोग होता था। उस समय आघाती पंच सिक्कों का प्रचलन था। वस्तु विनिमय प्रणाली भी कुछ जगह इस्तेमाल होते थे। विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम नमक था। तो आघाती सिक्का वो होता है जो चांदी या सोने में जो आघात करके यानी डिज़ाइन करके बनाया जाता था वो। श्रेणी, उसको जानते हैं हम लोग श्रेणी के बारे में। शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। व्यापारियों की श्रेणियों का काम बैंकों के रूप में काम करना था तथा व्यापार को सुचारू रूप से चलाना था। उसके बाद देखते हैं अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तन पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। यहाँ पे एक मेन पॉइंट्स आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। बेरी गाजा, भूचारू का नाम की कहानी। बेरी गाजा यह एक गुजरात में है जो कि एक बंदरगाह वाला भी शहर है। उसका पहला हम लोग पॉइंट देख के लिख लेंगे आयात के बारे में कि बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। और दूसरे नंबर में निर्यात के बारे में लिख लेंगे, सब पॉइंट कर लेंगे निर्यात। उसके बाद लिखेंगे हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे।
अगर आप सबों को मेरी नोट्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।